नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। मौलाना सरकारों का नेक्सस देखिए। एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में। एक तरफ इजराइल के हमलों का पूरे मौलाना सरकारों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो दूसरे तरफ हिंदुस्तान में एक राज्य में मौलाना सरकार बनी। यानी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद वहां के घाटी के लोगों ने, खासकर मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की और उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई। लेकिन उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां यूनियन टेरिटरी है। और इसकी गूंज अब यूएन में सुनाई पड़ रही है कि भारत में, खासकर कश्मीर में महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। अब तक कश्मीर को यूनियन टेरिटरी जो बना दिया गया है, उसके कारण कश्मीर के लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। ये पाकिस्तान बोल रहा है यूनाइटेड नेशन में, और वो डिफेंड किसको कर रहा है? उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला 2 दिन तक दिल्ली में गिड़गिड़ाते रहे, चाहे अमित शाह के पास गए हो या फिर दूसरे स्तर पर पीएम मोदी से मुलाकात किए हो, डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात किए हो। हर जगह एक ही राग अलाप रहे हैं कि किसी तरीके से स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को दिया जाए। और यही डिमांड लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कैबिनेट से जो रिजोल्यूशन पारित करवाया था, उसकी कॉपी पीएम मोदी को भी दी, अमित शाह को भी दी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी भिजवाई, लेकिन सबको कूड़ेदान में फेंक दिया गया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की चालाकी पकड़ी जा रही है। और यही जब यूएन में इसकी बात उठी, तो पीएम मोदी ने एक साथ अब्दुल्ला को और पाकिस्तान को, दोनों को ऐसे हड़काया है कि अब दोनों के साठ गांठ के पोल खुल रहे हैं। पाकिस्तान को आखिरकार क्यों अचानक से नजर आ गया कि नहीं, कश्मीर में अन्याय फिर से होने लगा है। और यूएन में बात चल रही थी मानवाधिकार की। मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान का प्रतिनिधि सीधे कश्मीर का मुद्दा उठाकर ले आया। ये पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को ये नहीं लगता सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है। ये 57 जो इस्लामिक कंट्री हैं, इन लोगों को उन जगहों पर हो रहे अत्याचार, मानवाधिकार के उल्लंघन, ये सब नहीं दिखता। सीधे दिखता है कश्मीर। और कश्मीर में अभी चूंकि लोकतंत्र बहाल हुआ है, चुनाव के बाद सीएम बनाया गया है, तो जो अभी कश्मीर में राजभवन और दिल्ली, ये दोनों के साथ जो उमर अब्दुल्ला का टसल चल रहा है, उसको लेकर अब इन लोगों ने नए पैतरे, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बनाने की भी कोशिश शुरू कर दी है। और यही बात यूएन में पाकिस्तान ने उठाया। लेकिन भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश, इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक एक पॉइंट का जवाब दिया, वहां से उसके प्रतिनिधि को भागना पड़ा। आप मानवाधिकार की बात कर रहे हो, हरीश ने यही कहा कि मानवाधिकार की बात कर रहे हो। यह मानवाधिकार पाकिस्तान में कहा जाता है। अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र तुमने किया, लेकिन अब हम बताते हैं अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक, आप मुसलमानों को मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जैन, सिख, बौद्ध, इन लोगों को कभी इसके मुद्दे को पाकिस्तान ने नहीं उठाया, और न ही पारसियों के मुद्दे को उठाया। ये अल्पसंख्यक हैं, और सबसे बड़े अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की बातों पर आप यहां कूद कूद कर जो बात करते हो, कभी पाकिस्तान में देखा वहां अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है? जो हर रोज खबरें आती है अपहरण की, लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, और उन लड़कियों का अपहरण करके रेप किया जाता है, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है, शादी की जाती है। ये जो घटनाएं हो रही है, वो हिंदुओं के साथ हो रही है, सिख के साथ हो रही है, बौद्धों के साथ हो रही है, और ज्यादातर हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है। नाबालिग लड़कियों का अपहरण करके उसको कन्वर्ट करके शादी की जा रही है, उसके साथ रेप किया जा रहा है। कभी पाकिस्तान की सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और कश्मीर की बात करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वहां मौलाना सरकार है, तो उसके ऊपर
किसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भारत की सरकार पर डालो कि वहां केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल न रहे, आर्मी का कंट्रोल न रहे, ताकि पाकिस्तान आतंकवादी वहां भेज सके, खुलेआम आतंक का ये जिस तरीके से पहले से हंगामा खड़ा करता रहा है वैसे ही खड़ा करे और वहां पर एक दहशत का माहौल पैदा करके अपने पक्ष में कश्मीर को लाने की कोशिश करे। ये कॉन्स्पिरेसी इसकी चल रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि कन्वर्जन और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार की बात देखिए, पाकिस्तान के कुछ दिनों का रिपोर्ट देखिए, पिछले 1 साल में कितने हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया गया, कितने हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए, कितने सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए गए और उन लोगों की लड़कियों का अपहरण किया गया। इस ऐसी स्थिति हो गई पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और हाल में बांग्लादेश में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसके बाद हर जगह पर मंदिरों पर हमले किए गए, हिंदुओं को पर अत्याचार किया गया, उनको मारा पीटा गया, अगवा किया गया। ये सारी चीजें पाकिस्तान को नहीं दिखती क्योंकि वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। स्थिति ऐसी रही कि भारत सरकार को CAA लाना पड़ा और अमेंडमेंट करना पड़ा सिटीजनशिप एक्ट में। क्यों? क्योंकि पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा था जिसके लिए भारत को आगे बढ़ना पड़ा। हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, हम वो मुल्क हैं जहां पर आसपास के देशों में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय का बदला लेने के लिए हम तैयार रहते हैं, हम उसकी आवाज उठाते हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ है। कश्मीर में महिलाओं की स्थिति क्या है ये जाकर वहां पर ग्राउंड में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की महिलाएं और भारत के क्षेत्र के कश्मीर की महिलाएं, उन महिलाओं की स्थितियों को देखो, वहां के विकास का मॉडल को देखो, वहां पर स्वतंत्रता की बात देखो और जैसे यहां के लड़कियां पढ़ाई लिखाई करके जॉब कर रही है, उन चीजों को देखो कि स्वतंत्रता कहां है और मानवाधिकार का उल्लंघन कहां हो रहा है। लेकिन ये मकसद क्या था? भारत ने तो पूरी तरीके से ऐसा जवाब दिया, पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहां से बेशर्म की तरफ भागना पड़ा उसे। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ हो क्या रहा है? ये अंतरराष्ट्रीय प्रेशर क्यों दिलवाया जा रहा है? कश्मीर का मुद्दा अचानक से UN में क्यों उठाया पाकिस्तान ने? इसके पीछे की बड़ी वजह यही है ताकि कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर हावी हो जाए। भारत की सरकार यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर यह प्रेशर पड़े कि वहां चुनाव तो करा दिया गया है, लेकिन अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कैबिनेट से रिजोल्यूशन पास किया कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाए। और PM मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के समय भी यह कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और अब केंद्र की सरकार लटकाए हुए है, वहां पर LG बॉस बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है। तो ऐसे में कंट्रोल तो अब भी केंद्र का है, कंट्रोल तो अब भी LG का है। अब इसको अंतरराष्ट्रीय दबाव में बुलाया जाए, कुछ मुस्लिम देश सामने आए, UN में भी एक रेजोल्यूशन पास हो जाए किसी तरीके से कि कश्मीर में चुनाव तो हो गया लेकिन मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश थी पाकिस्तान की। और उमर अब्दुल्ला का समर्थक तो पाकिस्तान है ही। पहले भी फारूक अब्दुल्ला एक बार नहीं कई बार ये बात कह चुके हैं कि भारत जो कश्मीर की समस्या का समाधान चाहता है तो उसके लिए उसे पाकिस्तान से बात करना पड़ेगा। कश्मीर की समस्या, और ये कश्मीर की समस्या का मतलब ये POK की बात नहीं करता, कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की समस्या हमारी समस्या है। या पाकिस्तान के साथ बातचीत इसलिए करें क्योंकि पाकिस्तान वहां से आतंकवादी भेजता है और हम सरेंडर कर दें। यह नेहरू की सरकार नहीं है। नेहरू ने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू अगर उस समय अडिग रहते, सेना दोनों तरफ की थी, लड़ाई हो रही थी और उस संघर्ष में अगर जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष में सरेंडर नहीं किया होता, UN में जाकर गिड़गिड़ाए नहीं होते, तो UN को इंटरवेन करने का अधिकार नहीं मिलता। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ये भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं की होती। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी रियलाइज किया था कि कश्मीर में जो LOC का निर्धारण किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये नियंत्रण रेखा, क्यों?
क्योंकि यूएन ने इंटरवेन कर दिया और यूएन हम ही गए थे, हमको लगा था अमेरिका और ब्रिटेन दोनों हमारा साथ देगा, लेकिन ये दोनों पलटी मार दिया और इसे अंतरराष्ट्रीय विवादित मुद्दा बना दिया। ये पाकिस्तान, अगर वहां सेना अड़ी रहती तो पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि जो अभी पीओके है वो उसके कब्जे में होता। नियंत्रण रेखा बनाने की जरूरत नहीं थी, हमारे सेना के पास इतनी ताकत थी। जैसे 71 में हम घुस गए थे बांग्लादेश तक, उसी तरीके से ये पाकिस्तान को वो क्षेत्र भी छोड़ना पड़ता जो कश्मीर में अभी अपने कब्जे में बनाकर रखा हुआ है, और आज हमें उसके लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है। धीरे धीरे 2 साल लगता, 4 साल लगता, 10 साल लगता, सेना का संघर्ष चलता, आगे बढ़ते बढ़ते हम पीओके पर कब्जा करने के बाद जाते यूएन में। शांति स्थापित करने का तरीका तब होता जब हम अपनी पूरी जमीन पर कब्जा कर लेते और उसके बाद नियंत्रण रेखा होता, उसके बाद युद्ध विराम लिखा जाता। लेकिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने जो किया आज वही करने के लिए तैयार है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा दबाव बनाओ कि मोदी सरेंडर कर दे और कश्मीर में तुरंत ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है। उमर अब्दुल्ला को पूरा अधिकार मिल जाए और पुलिस पर कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल, सारा कंट्रोल उसके पास हो जाए, पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी फिर से शुरू हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने जितने पाकिस्तान को सामने खड़ा करके बेशर्म बना दिया, उसी तरीके से भारत में हुआ। 2 दिनों तक उमर अब्दुल्ला दिल्ली में भटकते रहे और हर दरवाजे पर जाकर, यानी कि शाह और मोदी के दरवाजे पर भी जाकर वो रेजोल्यूशन दिखाते रहे कि हमने तो कैबिनेट में पास कर दिया है, अब संसद से आप पास करवा दीजिए। लेकिन जवाब वही था कि 1 सप्ताह के अंदर 4 बड़े हमले, हिंदुओं के खिलाफ हमले, और ऐसे में आप कहते हो कि पूरी व्यवस्था को बदल दी जाए, यह संभव नहीं है। और उसी के साथ राम माधव सामने आए जो कश्मीर के इंचार्ज, चुनाव प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कश्मीर में जो सरकार बनी है वो सरकार किसकी है? वो घाटी की सरकार है, जम्मू की सरकार नहीं है। वहां के मुस्लिमों ने एक साथ वोटिंग की और अब्दुल्ला की सरकार बन गई। हम ये नहीं मानते कि जम्मू का उसमें प्रतिनिधित्व है, भले ही छोटी मोटी भूमिका इन्होंने मंत्रालय में दिलवा दी है, लेकिन फिर भी प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, क्योंकि जम्मू के रीजन से उमर अब्दुल्ला को वोट नहीं मिले। और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अभी भी घाटी के मुसलमानों के सेंट्रिक गवर्नमेंट वहां पर है, मुस्लिम सेंट्रिक गवर्नमेंट है, और इसलिए ये व्यवस्थाएं जो 2019 के बाद बदली है वो अचानक से बदलने वाली नहीं है। अभी व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में जो चल रही है वही चलेगी, इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के प्रतिनिधियों को दोनों जगह पर सरकार में अच्छी भूमिका न हो। यानी कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो या कांग्रेस हो, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब किसी पार्टी की सरकार बने और उसमें दोनों रीजन से एक सम्मानजनक सीटें मिले, यानी कि अगर घाटी के क्षेत्र में किसी पार्टी को 47 में से 20-25 सीटें मिलती है और जम्मू के क्षेत्र में भी 20 सीटें मिलती है, तो यह माना जा सकता है कि यह सरकार जम्मू और कश्मीर का है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? आप कश्मीर के क्षेत्र में 47 में से 35-40 सीटें ले आओ और जम्मू के क्षेत्र से आपको 2-3 सीटें मिले 43 में से। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि ये दोनों रीजन की सरकार है? ये तो एक क्षेत्र विशेष के लोगों ने आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है, दूसरे क्षेत्र को एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली और कश्मीर में एनसी को सीटें मिली। अब ये 1-2 क्षेत्र है और दोनों क्षेत्र के सम्मिलित सरकार कैसे कहा जा सकता है? इसलिए अभी व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी। मतलब पीएम मोदी ने एक साथ दोनों को निपटाया है, पाकिस्तान और अब्दुल्ला दोनों को, और साथ ही अब डोभाल की एंट्री भी हो गई है। जो एनएसए डोभाल, जो कि अभी तक कश्मीर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ तभी जाते हैं, तभी प्लानिंग बनाते हैं जबकि कश्मीर की स्थितियों में बदलाव आता है। जब 2019 का दौर था तभी भी उनकी एंट्री हुई थी, और जब
ये दौर आया है कि वहां चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और उसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं, तो फिर डोभाल की एंट्री हुई कि रिपोर्ट सही आनी चाहिए। जब पार्लियामेंट में ये बिल लाने के लिए ये सब हंगामा करे कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो वो रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के सामने हो, जिसमें आईबी की रिपोर्ट, रॉ की रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो दिखाता हो कि कश्मीर में इन लोगों की सरकार बनने के बाद कैसे हौसले बढ़े हैं। ये पूर्व डीजीपी ने भी कहा था कि वहां की रीजनल पार्टियां हैं जो आतंकवादियों को समर्थन देती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, इसके लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, अलगाववादी संगठनों के साथ खड़े रहते हैं, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा तेजी से पनपता है। जैसे ही इनका कंट्रोल खत्म हुआ, आतंकवाद धीरे धीरे कमजोर हुआ और कश्मीर में हमले भी कम हो गए। जैसे ही इनकी सरकार फिर से आई, अब देखिए फिर से हमले तेज हो गए। तो ऐसी स्थिति में दोनों को निपटाना जरूरी है। इसलिए उमर अब्दुल्ला छटपटा रहा है पूर्ण राज्य के लिए, और यहां पर बैठे हुए मोदी, शाह और एनएसए डोभाल तीनों मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के इस डिमांड का अब कब तक फैसला लिया जाए, कब इसे पूरा करना है, और जब तक अनुकूल स्थिति ना हो तब तक पूरा ना करो, क्योंकि पाकिस्तान की भी एंट्री इस मुद्दे पर अब हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।